प्रिय विद्यार्थियों, भौतिकी की इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम न्यूटन के गति के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं और अभी तक जो हमने अपने प्रश्न लिए हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल, भार, दूसरा डोरी में तनाव, तीसरा अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, ऐसे बलों को ही शामिल किया है। अब एक नए बल को शामिल करना चाहते हैं हम अपने पूरे डिस्कशन में। इस बल का नाम है घर्षण का बल। आइए पढ़ते हैं घर्षण के बल के बारे में। घर्षण एक ऐसा बल है जिसको हम दैनिक जीवन में हर पल अनुभव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें घर्षण की वजह से संभव है। हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं घर्षण की वजह से, परंतु कई जगहों पर घर्षण की उपस्थिति हमें परेशान भी करती है। जैसे लगभग सभी मशीनों के फंक्शनिंग में घर्षण हमारे लिए एक अवरोध का काम करती है और घर्षण की वजह से हम काफ़ी ऊर्जा खोते हैं। तो इस घर्षण बल के बारे में समझना बड़ा जरूरी है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक क्षैतिज सतह पर एक भारी बॉक्स रखा है। एक भारी अलमीरा है ऐसा मान लो। एक क्षैतिज सतह के ऊपर तुम्हारे घर के अंदर जो भारी अलमीरा है वो अलमीरा यहाँ पर है। इस अलमीरे को आप धक्का देकर एक बल, क्षैतिज बल आरोपित करके स्थानांतरित करना चाहते हैं, उसकी स्थिति को बदलना चाहते हैं। आप गए और आपने इधर एक बल आरोपित करना प्रारंभ किया। फर्ज करो कि आप सिर्फ 10 न्यूटन का बल इस पर आरोपित करते हो। यह अलमीरा नहीं खिसकता। हमें आश्चर्य होना चाहिए कि हमने जब 10 न्यूटन का बल लगाया तो यह अलमीरा क्यों नहीं खिसका। लेकिन जब गहराई से देखते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। सिर्फ हमारा ही बल एकमात्र क्षैतिज बल नहीं है जो इस अलमीरे के ऊपर लग रहा है। हमारे बल के अलावा भी कोई बल है। कौन है? कौन है? घर्षण। बिल्कुल ठीक समझे आप। तो इस क्षैतिज सतह का घर्षण बल हमारे इस प्रयास का विरोध कर रहा है। F फॉर फ्रिक्शन। हाँ, तो जैसे ही मैं 10 न्यूटन का एक बल लगाता हूं, यह क्षैतिज सतह इस बक्से के ऊपर एक घर्षण का बल लगाती है। कितना बड़ा घर्षण बल होगा? 100 न्यूटन? हाँ नहीं, सिर्फ 10 न्यूटन। क्योंकि अगर ये घर्षण बल 100 न्यूटन हो गया तब तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि इस अलमीरे को इधर खिसकना चाहिए। मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, घर्षण 100 हो गया, तब तो अलमीरे को इधर चलना चाहिए। ऐसा जादू तो कभी किसी ने देखा ही नहीं कि हम धकेलें इधर और चले उल्टा। नहीं होता भाई, क्षैतिज सतह पे है। तो निश्चित रूप से जितना बड़ा बल मैं इस बॉक्स के ऊपर लगा रहा हूँ उतना ही बड़ा घर्षण का बल विपरीत दिशा में लग रहा है। 10 न्यूटन मैंने लगाया, 10 न्यूटन घर्षण। कल्पना करो मैंने बल को बढ़ाया 20 न्यूटन। जब मैंने 20 न्यूटन बल लगाया तो भी अलमीरा नहीं चला। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निष्कर्ष निकलता है? घर्षण का ये बल 20 न्यूटन हो गया। अरे भाई, ये घर्षण का बल तो बड़ा मायावी है। ये अपने आकार को बदल रहा है। अगर तुमने 30 न्यूटन का बल लगाया तो ये घर्षण का बल 30 न्यूटन हो गया। अलमीरा अभी भी नहीं चला। तो जैसे ही मैं अपने बल को, आरोपित बल को बढ़ाता हूं, घर्षण का बल भी बढ़ जाता है। ये अपने आकार को बड़ा करता जा रहा है। बड़ी चिंता की विषय। मैं बल को बढ़ाता हूं, घर्षण बढ़ता है। मैं बढ़ाता हूं, घर्षण बढ़ता है। मैं कल्पना करो कि 200 न्यूटन तक पहुंच गया। मेरा बल 200 न्यूटन, F का मान 200 न्यूटन।
फिर भी अलमीरा नहीं चला। ओहो, ये घर्षण बल भी हो गया 200 न्यूटन। अब तो मैं 200 न्यूटन से ज़्यादा बल भी नहीं लगा पा रहा हूँ शायद। तो मैंने अपने छोटे भाई बहन किसी को बुलाया, कहा कि मेरी मदद करो, तुम भी मेरे साथ धक्का दो। तो अब हम 2 लोग मिल करके इसको धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने बल को 300 न्यूटन किया, फिर भी अलमीरा नहीं चला। अर्थात मेरा बल 300 तो घर्षण भी 300। इसका यही अर्थ है, ये घर्षण का बल बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने लगाया 400, घर्षण भी 400, अलमीरा नहीं चला। अलमीरा नहीं चल रहा है, इससे मुझे समझ में आता है कि जितना बल मैं आरोपित कर रहा हूं उतना घर्षण का बल है। मैंने बल को 400 से थोड़ा ज्यादा किया, उदाहरणार्थ 401 न्यूटन किया, और मैं देखता हूं कि अलमीरा चल पड़ा। क्या अर्थ निकला इसका? घर्षण का बल जैसे जैसे मैं बल लगाता हूं, बढ़ाता हूं, घर्षण का बल बढ़ रहा है। वो चलने नहीं देता अलमीरे को, परंतु उसकी एक सीमा है। घर्षण का बल इस उदाहरण में 400 न्यूटन तक ही जा सकता है शायद। 400 न्यूटन से रत्ती भर बड़ा किया मैंने अपने बल को, और ये अलमीरा चल पड़ा। अर्थात 400 न्यूटन के ऊपर घर्षण का बल बढ़ नहीं पाया। तो 400 न्यूटन का यह बल घर्षण का सीमांत मान है, अंतिम मान है, एक्सट्रीम वैल्यू है। इससे बड़ा वो नहीं हो सकता इस उदाहरण में। ठीक ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। अभी एक अलमीरे को धक्का देके देखिए, हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। चलिए भाई, 400 न्यूटन के ऊपर जैसे ही आपका बल निकला, ये चल पड़ा। अब आप बल को बढ़ाते गए, 410, 20, 30 न्यूटन किया, तो ये अलमीरा त्वरित होने लगा, इसका वेग बढ़ने लगा। अब आप थक गए मान लो, और आपने बल को पुनः कम करना शुरू किया। 420 से 410 किया, 410 से 405 किया, 400 कर दिया फिर से। आप बेहद चौंकने वाले हैं। जब आपने घर्षण के बल को कम करते करते 400 कर दिया, अलमीरा अभी भी गति में है क्योंकि आपने इसको 420-30 तक बढ़ाया, त्वरित हुआ, इसका वेग है। अब आप बल को घटा रहे हैं। जब आप 405 न्यूटन लगा रहे हैं तो भी आपको पता है घर्षण 400 के ऊपर तो गया नहीं होगा, तो भी त्वरण है। अलमीरे के पास अभी एक वेग है, और अब आपने बल को 400 कर दिया। क्या लगता है कि त्वरण शून्य हो जाना चाहिए? मैं भी 400, घर्षण भी 400, त्वरण शून्य हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, अभी भी अलमीरा त्वरित है। ये क्या जादू है? क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं 399 न्यूटन नहीं चलता, 400 न्यूटन नहीं चलता, 400 से थोड़ा ज्यादा, अलमीरा चल पड़ा, त्वरित हुआ। अब एक बार त्वरित हो गया, इसमें एक वेग आ गया, ये चलने लगा, फिर चलने लगा। इसके पश्चात यदि मैं अपने बल को कम भी कर लूं, 400 पे ही ले आऊं, तो भी देखता हूं कि अलमीरा त्वरित है। 399 कर दूं अपने बल को, तो भी अलमीरा त्वरित है। ये तो बेहद सरप्राइजिंग है भाई। जी हां, एक बार गति प्रारंभ हो गई, एक बार घर्षण की जो ताकत है, सीमांत मान है, उसके ऊपर बल लगा के इस अलमीरे को गतिशील कर दिया। यदि अलमीरा इस सतह पर फिसल रहा है, तो अब घर्षण का मान थोड़ा घट जाता है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि एक मायावी राक्षस हो, हम उसको परास्त करने के लिए अपने आकार को बढ़ाते हैं, तो वो भी अपने आकार को बढ़ाता चला जाता है, परंतु एक सीमा है उसकी, उसके ऊपर नहीं बढ़ सकता। मैं जब उससे भी ऊपर निकल गया तो वो हताश हो गया, परेशान हो गया, और मुझसे हार मान ली। घर्षण ने हार मान ली, अलमीरा चल पड़ा। परंतु अब मैं अपने आकार को थोड़ा कम भी करता हूं तो वो इतना हताश हो चुका है कि अब वो अपने पूर्व के सीमांत मान 400 को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वो शायद 395-96 पे जाकर एडजस्ट हो गया। वो कहता अब मुझसे ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता, ये बल तो काफ़ी बड़ा है, ये तो चलेगा ही चलेगा,
एक बार आपने इसको गति दे दी तो ये घर्षण थोड़ा सा निराश हो गया। अब ये 400 पे भी नहीं, थोड़ा कम 395 96 पे जाके एडजस्ट हो गया। जब तक ये गतिशील रहेगा तब तक घर्षण वही 395 के मान पे नियत रहेगा। जब मैं अपने आरोपित बल को 395 से कम कर दूं तब मंदन शुरू हो जाएगा। अगर मैं 380 कर दूं अपने बल को तो घर्षण है 395, अलमीरा इधर फिसल रहा है परंतु परिणामी बल इधर होने की वजह से मंदित होने लगेगा। तो इस कहानी का सार क्या है? जब तक यह अलमीरा इस सतह के ऊपर फिसल नहीं रहा है ना, तब तक घर्षण का बल सेल्फ एडजस्टिंग है, वो खुद को एडजस्ट कर सकता है। मैं लगाता हूं 300 तो ये भी 300, मैं 350 ये 350, मैं 380 ये 380, मैं 399 ये 399, मैं 400 ये 400, मैं 401। थक गया है, अब ये गतिशील हो गया, 400 के ऊपर ये जा नहीं सकता। और जैसे कि एक बार ये गतिशील हुआ ये थोड़ा निराश भी हो गया। अब इसका मान 400 भी नहीं, थोड़ा कम हो गया 395, और ये पिंड त्वरित। तो विद्यार्थियों, जो हमने अभी कहा उसको संक्षेप में कुछ वाक्यों में यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं जिससे कि आपको ये बात याद रहे। सबसे पहली चीज, घर्षण गति का विरोध करता है। क्या लगता है कि आपको ये वाक्य सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, किसी भी पिंड की गति का विरोध करता है। सही या गलत? आपने अधिकांश लोगों ने उत्तर दिया कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात गलत है। उदाहरणार्थ यदि मैं, ये देखिए, ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के ऊपर मैंने रखा मोबाइल, ठीक है। इस पुस्तक को मैं बल लगाकर त्वरित करता हूं, चलाता हूं। मैंने मोबाइल को नहीं छुआ, मैं सिर्फ इस पुस्तक के ऊपर बल लगा रहा हूं। मोबाइल अलग रखी है यहाँ पे। मैं पुस्तक को त्वरित करता हूं तो ये मोबाइल भी चल पड़ता है। मैंने पुस्तक पे बल लगाया, मोबाइल क्यों चला? मोबाइल पे तो मैंने बल नहीं लगाया, मोबाइल क्यों चला? घर्षण की वजह से। इस पुस्तक की सतह ने मोबाइल फोन के ऊपर एक घर्षण का बल लगाया आगे की दिशा में, जिससे कि ये त्वरित हुआ, चला। तो इस उदाहरण में इस मोबाइल फोन के गति, इस मोबाइल फोन के त्वरण की वजह है घर्षण। घर्षण इस मोबाइल फोन के गति का विरोध कर रही है क्या? आंसर है नहीं। घर्षण तो इस मोबाइल फोन के त्वरण की वजह बन गई यहाँ पे। हाँ, इस पुस्तक की गति की वजह अलग है, मैं बल लगा रहा हूं, परंतु इस मोबाइल फोन को किसने गति दी? उदाहरण है, उत्तर है इस पुस्तक के द्वारा लगाए गए घर्षण बल। तो घर्षण गति का विरोध करता है, यह सामान्यतः सही स्टेटमेंट नहीं है। इस उदाहरण में इस मोबाइल फोन के गति की वजह घर्षण है। तो घर्षण करता क्या है? घर्षण एक ऐसा बल है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। ध्यान देना, यदि इस पुस्तक को, कल्पना करो, इस पुस्तक को मैंने, अगर तुम प्रयोग कर सकते हो, अगर जोर से खींचा ना तो ये मोबाइल फिसल जाएगा। ध्यान देना, जब मैं इस पुस्तक को धीरे से खींचता हूं और मान लो घर्षण ना हो तो ये मोबाइल तो यहीं रह जाएगा बेटा, इस पे कहां कोई बल लगा। ये मोबाइल टूटे नहीं, इसके लिए मैं इसको पकड़ रहा हूं, क्या करूं? नहीं तो गिर जाएगा ना। हाँ, तो जब मैं पुस्तक को खींचता हूं और मोबाइल पे घर्षण ना हो तो मोबाइल तो यहीं रह जाएगा, पुस्तक नीचे से निकल जाएगी। जब ऐसा हुआ तो सापेक्ष गति हुई, रबिंग हुई, रगड़ घस। ये जो रबिंग है, रबिंग, घर्षण इसका विरोधी है। यदि यह मोबाइल यहीं रहे और पुस्तक इसके नीचे से ऐसे घिसती हुई निकल जाए तो मोबाइल की सतह और पुस्तक की सतह में रबिंग हुई, रगड़ना हुआ। घर्षण को ये रगड़ना, ये सापेक्ष गति पसंद नहीं है। तो घर्षण क्या करता है? मैंने पुस्तक को चलाया, घर्षण इसको बोलता है कि तू भी मेरे संग संग चल। अरे
जब अभी टूट जाता ना। जब ये पुस्तक को मैंने खींचा, त्वरित किया, तो इस मोबाइल में भी त्वरण आना चाहिए। घर्षण तो यही सोचता है, यार ये पुस्तक तो भागी जा रही है, सतह तो भागी जा रही है, मोबाइल को भी इसके साथ ले चलो। नहीं तो अगर नहीं ले जाओगे तो ये रबिंग होगी, ये घिसना होगा, कर्र की आवाज आएगी। घर्षण को ये सब पसंद नहीं। घर्षण बोलता है कि मोबाइल मैं तुम्हें साथ साथ लेके चलूंगा। घर्षण इसके ऊपर लगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कोई रबिंग नहीं है, कोई घिसना नहीं है, कोई सापेक्ष गति नहीं है। तो घर्षण एक ऐसा बल है जो दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। वो प्रयास करता है कि दो सतह एक दूसरे को रगड़े नहीं, सापेक्ष गति ना हो उनके बीच में। तो घर्षण दो सतहों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये पहला स्टेटमेंट है। घर्षण गति का विरोध करता है, गलत स्टेटमेंट है। सापेक्ष गति का विरोध करता है दो सतहों के बीच, ये बिल्कुल सही वाक्य है। अब जब हम इस अलमीरे को धक्का दे रहे हैं और अलमीरा नहीं चल रहा है, हमने लगाया 200 न्यूटन, घर्षण 200 न्यूटन, 250 न्यूटन, घर्षण 250, 300, घर्षण 300, सापेक्ष गति नहीं हो रही, रबिंग नहीं हो रही है। जब दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति न हो, तब उनके बीच जो ये घर्षण का बल होता है, इसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो दो सतहों के बीच का घर्षण बल स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है जब सतहों के बीच सापेक्ष गति न हो। दो सतहों के बीच का घर्षण बल स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है जब उन सतहों के बीच में रबिंग ना हो, सापेक्ष गति ना हो। जब ये अलमीरा इस क्षैतिज सतह पर नहीं फिसल रहा है, रबिंग नहीं हो रही है, उस वक्त जो घर्षण बल है इन दोनों के बीच में, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। और जब सापेक्ष गति प्रारंभ हो गई, जब मैंने 400 न्यूटन के ऊपर बल लगा दिया और ये अलमीरा चल पड़ा, अब जो घर्षण का बल अलमीरे और क्षैतिज सतह के बीच में है, उसे हम गतिज घर्षण बल के नाम से जानते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे इस सेंटेंस को भी लिख लेते हैं। दो सतहों के बीच का घर्षण बल गतिज घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है जब सतहों के बीच सापेक्ष गति हो।
जब दो सतहों के बीच सापेक्ष गति हो तो दो सतहों के बीच का घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण बल कहलाता है। आइए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल। देखिए, अभी अभी हमने अपने डिस्कशन में ये समझा कि ये जो स्थैतिक घर्षण बल है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब ये अपने परिमाण को ऐसी मान के ऊपर लाकर रख सकता है, स्थिर कर सकता है, जिससे कि दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति न हो। मैं जब अलमीरे पे 100 न्यूटन का बल लगाता हूं तो ये सिर्फ 100 न्यूटन का बल है। मैं अलमीरे को धक्का न दूं तो शून्य है, घर्षण भी शून्य है। मैं 300 न्यूटन लगाता हूं तो घर्षण भी 300 न्यूटन है। तो घर्षण बल स्वयं को एडजस्ट करता है। उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा है कि ये अलमीरा क्षैतिज सतह को रब न करे, क्षैतिज सतह के ऊपर रगड़ न खाए, क्षैतिज सतह और अलमीरे के बीच में कोई सापेक्ष गति न हो। तो जब दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति नहीं हो रही है तो उनके बीच के घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। एवं स्थैतिक घर्षण एक स्वयं को एडजस्ट करने वाला बल है जो परिस्थिति अनुरूप अपने परिमाण को एडजस्ट करता है जिससे सापेक्ष गति न हो, है ना। तो स्थैतिक घर्षण परिस्थिति के अनुसार स्वयं को एडजस्ट करता है जिससे सापेक्ष गति ना हो। ठीक है। अब देखिए, स्थैतिक घर्षण का एक सीमांत मान होता है, एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे हमारे उदाहरण में जब मैं 400 न्यूटन के ऊपर बल से अलमीरे को धक्का देता हूं तो वो चल पड़ता है। अर्थात स्थैतिक घर्षण का बल 400 न्यूटन के ऊपर नहीं जा पाया। तो 400 न्यूटन इस उदाहरण में स्थैतिक घर्षण का चरम मान है, जिसे हम सीमांत घर्षण भी कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण के चरम मान को सीमांत घर्षण अर्थात लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के चरम मान को सीमांत घर्षण अर्थात लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जब इस क्षैतिज सतह के ऊपर इस भारी बॉक्स को मैं पुश करने का, धक्का देने का प्रयास कर रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं अपने बल को बढ़ाता हूं घर्षण का बल बढ़ता चला जा रहा है। यह फ्रिक्शन, यह घर्षण का बल स्टैटिक फ्रिक्शन है यदि यह पिंड गतिशील नहीं है। ठीक है। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो बढ़ रही है जैसे जैसे मैं बल को बढ़ा रहा हूं, परंतु इस स्टैटिक फ्रिक्शन का अपना एक चरम मान है, उसके ऊपर ये नहीं जा सकता। उस स्टैटिक फ्रिक्शन के चरम मान को, मैक्सिमम मान को, महत्तम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। ये पाया गया है, प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि यह जो सीमांत घर्षण का बल है यह दो सतहों के बीच के
अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। ये जो सीमांत घर्षण का बल है ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है। तो यह क्षैतिज सतह और इस अलमीरे के बीच में एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि सीमांत घर्षण का मान, स्टैटिक फ्रिक्शन का महत्तम मान इस अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। यह प्रयोगों के आधार पर हमने पाया है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एफ एस, एस का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान, मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, महत्तम, एफ एस मैक्स, एस स्टैटिक के लिए, मैक्स महत्तम के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का महत्तम मान, इसको कई लोग एफ एल भी लिखते हैं, एल लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर इसी मान को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। तो कई लोग इसको संकेतों में एफ एल लिखते हैं। मैं कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एफ एस मैक्स ही लिखा करूंगा। इससे आपको याद रहेगा कि ये स्थैतिक घर्षण की बात हो रही है और उसके चरम मान की बात हो रही है। तो स्थैतिक घर्षण का जो चरम मान है ये इस अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। ये जो समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए हम नियतांक लिखते हैं, उस नियतांक को हम म्यू एस लिखते हैं। यह म्यू एक ग्रीक अक्षर है, जैसे हमारे अंग्रेजी जब हम लिखते हैं तो ABCD लिखते हैं, हिंदी में क ख ग घ लिखते हैं, उसी तरीके से ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है। अल्फ़ा बीटा गामा ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। तो ये संकेत है जिसको हम म्यू पढ़ते हैं, ये उसको पढ़ते हैं। इस म्यू के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट एस लगाया है, यह दिखाने के लिए कि ये कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो क्या कहा मैंने, ध्यान से देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सबसे बड़ा मान हो सकता है उस मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। उसको कुछ लोग FL भी लिखते हैं, पर मैं FS मैक्स ही लिखा करूँगा, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का चरम मान, अधिकतम मान, यह राशि समानुपाती होती है अभिलंब प्रतिक्रिया के। समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए जो नियतांक हमने लिखा उसे म्यू एस लिखा जाता है। इस म्यू एस को हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। यह पिंड और क्षैतिज सतह के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक, इस म्यू एस को हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक को अंग्रेजी में हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। म्यू एस को हम स्थैतिक घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यह एक विमाहीन राशि है, ये जस्ट एक नियतांक है। ये भी बल है, ये भी बल है, ये एक विमाहीन राशि है। और कई लोगों के मन में यह बात कहीं ना कहीं बैठी होती है या बैठ जाती है आंकिक प्रश्नों को हल करने के बाद कि म्यू एस का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये गलत बात है। म्यू एस का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, पर प्रायः अधिकांश सतहों के लिए, अधिकांश सतहों के जोड़ों के लिए म्यू एस का मान 1 से कम पाया जाता है। एक बढ़िया रबर की टायर और बढ़िया कंक्रीट की सड़क हो तो उस टायर और सड़क के बीच का घर्षण गुणांक लगभग 1 होता है, परंतु 2 सतह संभव हैं जिनके बीच घर्षण गुणांक 1 से कहीं ज़्यादा हो। इस राशि को हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये क्या, ये जो सूत्र है ये किस चीज़ का सूत्र है? अगर आप इसको सूत्र बोलें तो किस चीज़ का सूत्र है? ये क्या स्थैतिक घर्षण का मान बताता है? जी नहीं, ये स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान बताता है।
स्थैतिक घर्षण एक मायावी राक्षस के समान अपने आकार को घटा बढ़ा सकता है। तो ये उसका महत्तम चरम मान है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो शून्य से लेकर इस चरम मान के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये उसका अंतिम मान है, इसके ऊपर वो नहीं हो सकता। तो ये ध्यान देना है कि स्थैतिक घर्षण का बल स्वयं को शून्य से लेकर इस चरम मान के बीच में कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उसका मान होगा क्या। अभी कुछ उदाहरण हम लेंगे जिससे आप मेरी इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। गतिज घर्षण का बल, काइनेटिक फ्रिक्शन का बल गतिज घर्षण का बल, काइनेटिक फ्रिक्शन का बल, दो सतहों के बीच में यदि सापेक्ष गति हो रही हो, दोनों सतह एक दूसरे को रगड़ रहे हो, रगड़ खा रहे हो, तब उनके बीच में जो घर्षण का बल होता है उसे हम गतिज घर्षण बल कहते हैं। जैसे यह पिंड इस क्षैतिज सतह के ऊपर गतिशील है, ये चल रही है, ये गतिशील है दिखाने के लिए मैं v लिख दे रहा हूं, इसका कुछ वेग है। यदि यह पिंड गतिशील है तब ये क्षैतिज सतह इस ब्लॉक के ऊपर जो घर्षण का बल आरोपित कर रही है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, गतिज घर्षण कहते हैं। और यह गतिज घर्षण का बल इस वेग के मान पर निर्भर नहीं करता है। यह पिंड धीरे धीरे चल रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, या 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, या 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गतिज घर्षण का बल लगभग नियत रहता है, वेग चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 18 हो। तो गतिज घर्षण, एक बार गति प्रारंभ हो गई तो गतिज घर्षण के बल के मान को मोटा मोटी नियत माना जा सकता है। फिर वो वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लगभग नहीं निर्भर करता है। यहाँ पुनः देखा गया है, प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि गतिज घर्षण का बल भी n के समानुपाती होता है। गतिज घर्षण का बल भी इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल n के समानुपाती ही होता है। और हम लिखते हैं गतिज घर्षण का बल n के समानुपाती, और ये जो नियतांक है इसको म्यू के लिखा जाता है। इस म्यू के को हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। गतिज घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण गुणांक कहा जाता है। तो एक बार सापेक्ष गति प्रारंभ हो गई, उसके पश्चात घर्षण बल का मान नियत रहता है। जब तक दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति है तब तक उनके बीच का घर्षण बल ऐसे लिखा जाता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि दो दिए हुए सतहों के लिए, जैसे ये लकड़ी का अलमीरा है मान लो, और ये फर्श है जो टाइल्स की, सेरामिक टाइल्स की बनी हुई है, और ये लकड़ी का अलमीरा है। इन दोनों के बीच में हम पाते हैं कि जो गतिज घर्षण गुणांक है वो थोड़ा कम होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक के। ठीक से समझ लीजिए क्या बोला मैंने। गति जब तक प्रारंभ नहीं हो रही है मैं बल बढ़ाता हूं, घर्षण का बल बढ़ता है। हमारे शुरुआत के उदाहरण में घर्षण का बल 400 न्यूटन तक चला गया, तो म्यू एस गुना एन का मान 400 न्यूटन था। यह स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान था। उसके ऊपर जब मैंने बल लगाया तो चल पड़ा। अब घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन है, गतिज घर्षण है। अब हमने देखा था कि अगर हम थोड़ा बल को कम भी कर देते हैं तो भी पिंड त्वरित रहता है। हमने प्रयोगों के आधार पर पाया
कि एक बार गति प्रारंभ हो गई तो अब जो घर्षण है वो 400 नहीं, वो 395 पे आके एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ n तो दोनों ही परिस्थितियों में समान है। जब तक गति नहीं हो रही थी तो बल यहां तक जा रहा था, म्यू एस का मान ऐसा था कि म्यू एस गुना n 400 था। लेकिन एक बार गति प्रारंभ हो गई तो अब घर्षण 395 हो गया, अर्थात म्यू के गुना n का मान 395 है। तो इससे समझ में आता है कि म्यू के का मान म्यू एस से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है। तो सामान्यतः म्यू के जो होता है वो म्यू एस से थोड़ा कम होता है। विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि बल्कि अधिकांश प्रश्नों में आप पाओगे ऐसी भाषा लिखी होती है कि घर्षण गुणांक म्यू है, ये नहीं लिखा होता कि म्यू एस की म्यू के, सीधा लिखा होता है एक शब्द घर्षण गुणांक का मान 0.6 है मान लो। तो अब म्यू एस का मान 0.6 है कि म्यू के का मान 0.6 है। यहां पर आपको दोनों ही कोफिशिएंट्स म्यू एस और म्यू के दोनों के मान को 0.6 लेना है। सामान्यतः जो म्यू के है वो म्यू एस से छोटा होता है, थोड़ा ही छोटा होता है, पर कई बार सरलता के लिए, कई बार क्या अधिकांश बार आप देखोगे कि प्रश्नों में लिखा होता है घर्षण गुणांक 0.8 है, अर्थात म्यू एस और म्यू के दोनों के मान आप 0.8 ले लो, झंझट खत्म। तो इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। चलिए जी, तो घर्षण बल के बारे में एक्चुअली हमें जो थ्योरी समझनी है वो इतनी है। अब ये जो बातें सुनी हमने, हमें लगता है कि हम समझ गए, पर जब हम प्रश्नों को करने जाते हैं तो पाते हैं कि नहीं, अभी ठीक से नहीं समझे। तो कुछ प्रश्नों को हल करने के पश्चात हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम समझ गए। तो आइए करते हैं शुरुआत प्रश्नों को हल करने की। आइए, चलिए सभी लोग अच्छे से बैठ जाएं, प्रश्नों को खुद हल करने का प्रयास करें। हर प्रश्न को सुनने समझने के बाद वीडियो को रोक दें, खुद से प्रयास करें। ये क्षैतिज सतह, इस क्षैतिज सतह पर, एक मिनट, हाँ, इस क्षैतिज सतह पर 10 किलो द्रव्यमान का एक बॉक्स रखा है, एक पिंड रखा है, ऐसा मान लो। प्रश्न में यह कहा गया कि इस पिंड और इस क्षैतिज सतह के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.8 है और गतिज घर्षण गुणांक 10.7 है। मान लो किसी प्रश्न में लिखा है कि म्यू एस का मान 0.8 है और म्यू के का मान 10.7 है। ये म्यू एस म्यू के मान मूलतः किस पे निर्भर करते हैं? ये जो दोनों सतह हैं उनके स्वभाव पे, वो कितने खुरदरे हैं, किस पदार्थ के बने हैं, इन बातों पे निर्भर करेगा कि घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। परंतु एक विशेष प्रश्न में दिया गया है कि ये जो बॉक्स की सतह है और ये जो क्षैतिज सतह है, टेबल जो भी है, उनके बीच का घर्षण गुणांक ये है। ठीक, अब कल्पना करो कि मैं इस बॉक्स को धक्का देने का प्रयास कर रहा हूं 40 न्यूटन का एक बल लगाकर, क्षैतिज बल, 40 न्यूटन के एक क्षैतिज बल को आरोपित करके मैं इस ब्लॉक को धक्का देने का प्रयास कर रहा हूं। बताइए इस ब्लॉक पर लगने वाला घर्षण बल कितना है? बल्कि मैं एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, रुक जाइए, इसको ऐसा कर देता हूं, मैं एक बल F में लगा रहा हूं, ऐसा आप समझिए, और अब मैं कई प्रश्न पूछता हूं आपसे, सभी का उत्तर दीजिए। घर्षण बल का मान बताएं जब बाहर से आरोपित बल 40 न्यूटन है। जब F का मान 40 न्यूटन है, इस समय इस पिंड पे लगने वाले घर्षण बल का मान बताएं। बताएं, वीडियो को रोकें। इस पिंड के ऊपर लग रहे अन्य बलों को यदि हम दिखाएं तो दो हैं,
एक इस क्षैतिज सतह की अभिलंब प्रतिक्रिया का बल n और पिंड का भार mg। तो अभी के उदाहरण में m का मान 10 और g का मान लगभग 10 ले लें तो ये 100 न्यूटन, mg का मान 100 न्यूटन। निश्चित तौर पे मेरी पूरी क्लास इतना समझती है कि इस पिंड की कोई ऊर्ध्व गति तो संभव नहीं, तो ऊर्ध्व दिशा में कुल बल 0 होना चाहिए। ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है n ऊपर की तरफ, ये इस नीचे की तरफ लगने वाले बल mg के ठीक बराबर होना चाहिए। अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान निश्चित तौर पर इस प्रश्न में 100 न्यूटन है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान 100 न्यूटन है, चाहे मैं बल लगाऊं न लगाऊं उससे कोई मतलब नहीं। अब यदि कोई मुझसे पूछे कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या संभव है, यहां इस प्रश्न में स्थैतिक घर्षण का चरम मान, सीमांत मान क्या हो सकता है? उत्तर है म्यूएस गुना एन। म्यूएस का मान दिया गया है 10.8 और एन का मान है 100 अर्थात 80 न्यूटन। जो स्थैतिक घर्षण बल है उसका अधिकतम मान, बड़ा से बड़ा मान 80 न्यूटन हो सकता है। 80 न्यूटन से बड़ा स्थैतिक घर्षण बल का मान संभव नहीं है। ठीक, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? जब मैंने 40 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण का बल कितना है? 80 न्यूटन, म्यूएस गुना है। अरे भाई ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तुम 40 न्यूटन लगाओ और घर्षण 80 हो जाए तो ये पिंड तो इधर चल पड़ेगी। ऐसा देखा है कभी? नहीं देखा है ना। तो उत्तर क्या हुआ? 40 न्यूटन। भाई स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान मिलता है म्यूएस गुना एन से। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि स्थैतिक घर्षण 80 न्यूटन है। इसका सिर्फ ये अर्थ निकलता है कि घर्षण का बल 0 से 80 तक कुछ भी हो सकता है, और अगर उसके वश में रहा तो वो गति नहीं होने देगा, सापेक्ष गति नहीं होने देगा। तो स्थैतिक घर्षण 0 से 80 के बीच में स्वयं को कहीं भी एडजस्ट कर लेगा और गति नहीं होने देगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न को फिर से पढ़ें कि जब मैंने 40 न्यूटन का बल आरोपित किया तो घर्षण कितना? उत्तर है घर्षण का बल मात्र 40 न्यूटन है। हमने इस गणित के आधार पर यह समझा कि स्थैतिक घर्षण का बल 0 से 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इस पिंड को रोक कर रखने के लिए स्थैतिक घर्षण को सिर्फ 40 न्यूटन पे एडजस्ट होने की जरूरत है। ये क्यों 80 न्यूटन होगा? नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं को 40 पे एडजस्ट कर ले तो ये पिंड गति नहीं कर सकता, और यही तो इसे चाहिए, सापेक्ष गति, रगड़ना नहीं होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि यदि मैंने अपना बल, प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे, घर्षण बल का मान बताएं जब बाहरी आरोपित बल का मान 60 न्यूटन है। अब मैंने अपना बल बढ़ा के 60 न्यूटन किया, घर्षण कितना है बताइए? 60 न्यूटन है कि नहीं? वो 0 से 80 तक कुछ भी हो सकता है ना। नहीं चलने देने के लिए क्या जरूरत है? 60 होने की जरूरत है ना, 60 हो जाएगा भाई। तो घर्षण बल का मान 60 न्यूटन। अब बताइए, घर्षण बल का मान बताएं जब मेरे द्वारा आरोपित बल का मान 80 न्यूटन है। अब मौखिक पूछ लेता हूं, चलिए बताइए। मैंने इस बल को कर दिया 80 न्यूटन, अब आप बताइए घर्षण बल का मान क्या होगा? सोच के बताइए। हेलो, सोचकर बताइए। निश्चित रूप से 80 न्यूटन। मैं 80 तो ये भी 80, गति नहीं होने देनी। अब सोच के बताइए कि यदि मेरे द्वारा आरोपित बल का मान F का मान 100 न्यूटन है, तब घर्षण बल कितना होगा? यदि मैंने उस पिंड पर 100 न्यूटन का बल लगा दिया तो घर्षण बल कितना होगा? प्रश्न को यहां दोबारा से लिख लेते हैं, वो बोर्ड के बाहर चला गया। परिस्थिति ये थी कि अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर mg, जिसका मान था 100 न्यूटन,
और मैंने जो बल लगाया है वो है अभी 100 न्यूटन। तो हमने ये पढ़ा कि जो स्थैतिक घर्षण है उसका चरम मान है 80 न्यूटन। 80 न्यूटन से बड़ा नहीं हो सकता घर्षण का बल। यदि यह घर्षण का बल देखें तो ये 80 न्यूटन से बड़ा नहीं हो सकता, और मैंने लगाया 100 न्यूटन। तो पक्की बात है ना कि गति होगी, ये पिंड चल रहा होगा, ये पिंड 100% चल रहा होगा। क्यों? घर्षण रोक ही नहीं सकता भाई उसको। घर्षण 80 से बड़ा नहीं हो सकता, मैंने जो बल लगाया वो 100 न्यूटन है। तो ये पिंड त्वरित है ना इस दिशा में, है कि नहीं है? ये पिंड चल रहा होगा इस परिस्थिति में, और अगर ये पिंड चल रहा होगा तो घर्षण बल को क्या बोलेंगे? गतिज घर्षण। तो ये बल अगर 80 के ऊपर निकल गया तो तय बात है कि ये पिंड चल पड़ा, और ये पिंड चल पड़ा तो ये भी पक्की बात कि घर्षण का बल गतिज घर्षण। और गतिज घर्षण का मान एक ही होता है, वो घटता बढ़ता नहीं, एक ही है। क्या मान होता है उसका? म्यू के गुना एन। म्यू के का मान प्रश्न में कितना दिया था? मैं भूल गया, बता दे। हाँ याद आ गया, 10.7। तो 10.7 गुना n 100, ये 70 न्यूटन। ठीक होगा ऐसा? तो एक बार पिंड चल पड़ा ना तो अब घर्षण का बल 70 न्यूटन पे रहेगा भाई। अब अगर किसी ने पूछ दिया कि त्वरण कितना है, बता दोगे ना? अरे बता दोगे ना? तुमने लगाया 100, घर्षण 70, कुल बल कितना हुआ? 30 न्यूटन। कुल बल 30 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है? 10 kg। बल बटा द्रव्यमान 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है जी इस पिंड का। अब आप अगर अपने बल को और बढ़ाओगे, त्वरण बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घर्षण का बल अब नहीं बढ़ने वाला, गतिज घर्षण फिक्स है। समझ गए बात को? आशा करता हूं जरूर समझ गए। घर्षण के इस सेल्फ एडजस्टिंग नेचर को समझना ही आपका मेन काम है, मुख्य काम है। घर्षण एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, स्वयं को आवश्यकता अनुरूप एडजस्ट कर लेता है। स्थैतिक घर्षण जब तक रबिंग नहीं, जैसे ही रबिंग शुरू हो गई, सापेक्ष गति प्रारंभ हो गई, घर्षण का स्वभाव ही बदल गया। वो अब गतिज घर्षण है और वो नियत रहता है, वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता। यही तो मूल मंत्र है, यही तो मुख्य बात है जो आप सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। बताइएगा। अच्छा, एक बात समझते हो क्या? यदि हम इस अभिलंब प्रतिक्रिया के बल को बढ़ा दें तो घर्षण का मान बढ़ जाएगा। इसी पर आधारित, इसी सोच पर आधारित यह प्रश्न मैं आपको देता हूं, जरा सोचकर बताइएगा। ये 10 kg का ब्लॉक, वही पुराना ब्लॉक। ठीक, इस बार प्रश्न में लिखा है कि घर्षण गुणांक 0.8 है, अर्थात गतिज घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक दोनों को 0.8 लेना है। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और मैं इसको धक्का दे रहा हूं एक बल से। इस बल का मान है 120 न्यूटन। त्वरण बताइए। और साथ में इस 10 kg के पिंड के ऊपर मैंने रख दिया एक और 10 kg का पिंड। ठीक है, और यहां धक्का दिया 120 न्यूटन से। इन दोनों को फेविकोल से चिपका दिया है, ये आपस में फिसलेंगे नहीं। इन दोनों को चिपका दिया मैंने, ऐसा मान लो। भार बढ़ा दिया, कहने का तात्पर्य मैंने इस पिंड का भार बढ़ा दिया। इस पे 10 kg का एक बोझ रख दिया और वो बोझ को फेविकोल से चिपका दिया। अभी तो तुम ऐसा समझो।
और वही 120 न्यूटन का बल मैं लगा रहा हूं, घर्षण गुणांक वही 0.8 है। इस बार त्वरण क्या होगा? बताओ, वीडियो को रोको, खुद से सोच के बताओ। इस प्रश्न में अभिलंब प्रतिक्रिया का बल mg के बराबर, mg कितना है बेटा? 10 × 10 100 न्यूटन। ये समझ जाओगे ना? घर्षण बल का चरम मान क्या हो सकता है, इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर्षण बल का चरम मान यहां पे क्या हो सकता है? एफएस मैक्स क्या हो सकता है? आंसर है म्यू गुना एन, 0.8 × 100, 80 न्यूटन। आपके द्वारा आरोपित बल इस 80 न्यूटन के बल से ज्यादा है, त्वरण होगा, पक्की बात। त्वरण क्या होगा बताइए? कुल बल 40 न्यूटन, तुमने लगाया 80 और घर्षण है, तुमने लगाया 120, घर्षण है 80, पक्की बात ना? घर्षण 80 है। स्थैतिक घर्षण का चरम मान 80, उससे ज्यादा बल माने गति, तब तो घर्षण गतिज घर्षण हो गया। अरे बच गए। इस प्रश्न में लिखा है कि म्यू का मान 0.8 है, मतलब गतिज घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक सब 0.8 है। तो गतिशील होने के बाद भी घर्षण बल म्यू × एन है, अर्थात 80 न्यूटन। ये गतिशील है, पक्की बात। घर्षण गतिज घर्षण है, गतिज घर्षण का मान म्यू गुना एन लिखेंगे, 0.8 × 100, 80 न्यूटन ही आएगा। तुम 120 का बल लगा रहे हो, कुल बल कितना हुआ? 40। पिंड का द्रव्यमान कितना है? 10 kg। त्वरण कितना हुआ? 4। इस बार क्या बदल गया? इस बार n बदल गया। इस सतह के द्वारा आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, मुझे आशा है कि सभी समझ जाते हैं कि 200 न्यूटन है। ये एक 20 kg का एक पिंड हो गया ना एक तरह से। mg का मान 20 × g 200 न्यूटन। तो इस बार जो इस क्षैतिज सतह के अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है वो 200 न्यूटन हो गया। इसलिए यहां जो घर्षण है, ये घर्षण, इस घर्षण, ये परिस्थिति एक थी और ये दूसरी परिस्थिति की बात कर रहे हैं हम, कि जो घर्षण है उसका चरम मान म्यू गुना एन, म्यू एस गुना एन, पर म्यू एस म्यू के में कोई फर्क नहीं, इस प्रश्न में दोनों म्यू लिखा गया है। म्यू गुना एन 0.8 × 200, 160 न्यूटन। तो ध्यान दीजिए, यदि आपने इसके ऊपर एक और पिंड रख दिया तो यहां अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कितना हो गया? 200 न्यूटन। तो घर्षण के बल का चरम मान कितना हो गया? 160 न्यूटन। अरे घर्षण की ताकत बढ़ गई, अभिलंब प्रतिक्रिया बढ़ने से घर्षण की ताकत बढ़ गई। तो हालांकि मैंने आपको कुछ समझाने के लिए बोला फेविकोल से जुड़े हैं, नहीं जुड़ा है फेविकोल से, जस्ट एक पिंड के ऊपर दूसरा पिंड रख दिया, तो क्या हुआ? क्या ये चलेगा? आंसर है नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां अभिलंब प्रतिक्रिया का बल 200 न्यूटन हो गया। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का बल 200 न्यूटन हो गया तो इस सतह पर घर्षण का चरम मान म्यू गुना एन, स्थैतिक घर्षण का चरम मान म्यू गुना एन 160 न्यूटन हो गया। अब क्या मजाल कि 120 न्यूटन का बल इसको गति प्रदान कर दे? संभव ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि घर्षण 160 तक जा सकता है, आपने जो बल लगाया वो सिर्फ 120 है, गति की संभावना ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई गति नहीं होगी, कोई त्वरण नहीं होगा, शून्य। त्वरण का मान 0 है। घर्षण बल कितना है यहां पे? घर्षण बल कितना है यहां पे? 120 न्यूटन। 160 थोड़ी हो जाएगा वो, 160 तक जा सकता है। जरूरत है क्या? नहीं। 120 पे स्वयं को एडजस्ट कर ले तो कोई हिलडुल नहीं सकता यहां पे, कोई हिलडुल नहीं सकता यहां पे। अच्छा एक बात पूछूं, थोड़ा मुश्किल सवाल है। इस परिस्थिति में यह पिंड इस पर कितना घर्षण लगा रहा है? इस परिस्थिति में ये पिंड इस पर कितना घर्षण लगा रहा है?
सुना ही नहीं पड़ा कुछ। हम्म? उत्तर है शून्य। चलना ही नहीं चाहता ये, इसमें चलने की कोई टेंडेंसी है, कोई चाहत दिखती है इसमें चलने की? उत्तर है नहीं। इसके ऊपर घर्षण बल इतना है कि इसको हिलने नहीं देने वाला। जब ये चलना ही नहीं चाहता, इसको तो खबर भी नहीं लगेगी कोई धकेल भी रहा है। अरे भाई, इस किताब पर ये मोबाइल रखा है, ऐसे ही तो है, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, पर ये चलना नहीं चाहता। घर्षण इतना पर्याप्त है कि हिलना भी नहीं चाहता भी। तो मोबाइल को क्या खबर भी लगेगी कि कोई इसे धकेल रहा है? कैसे खबर लगेगी? जब ये किताब चलने की चेष्टा करेगी, तब मोबाइल को समझ में आएगा कि अच्छा, कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे ले जाना चाहता है। लेकिन जब तक इस पुस्तक में चलने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो मोबाइल तो यहाँ आराम कर रहा है, उसे कैसे खबर लगेगी कि भाई यहाँ कोई इसे धकेल रहा है? जब ये चलने की चेष्टा करेगा तब खबर लगेगी। वो चेष्टा इसमें भी है ही नहीं। तो जब चेष्टा ही नहीं है, तो इस मोबाइल को तो कोई खबर ही नहीं है कि कोई धकेल वकेल भी रहा है। इस पे क्या घर्षण होगा? कुछ नहीं, शून्य शून्य। तो मैंने आपको आपकी सोच को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कह दिया था कि यहाँ फेविकोल का जोड़ है, पर ये जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, घर्षण बल के ऊपर आधारित प्रश्न हम अगली क्लास में और व्यापक रूप से करेंगे। आज मैंने आपको ये समझाया कि स्थैतिक और गतिज घर्षण बल होते क्या हैं। तो कृपया करके हो सके तो अपनी पुस्तक से इसे एक बार और पढ़ें, और हो सके तो स्वयं से कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अगली क्लास में जब हम मिलें, तो मैं जो भी प्रश्न आपको करने को दूं, उस पर आप टूट पड़ें, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं।